So I think you can select one by one जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं. So एक 1 hour में जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस लेंगे हम फिर आज. ठीक है सर. सर हैंड रेज कर लेते हैं. हैंड रेज का ऑप्शन आता है ना, हैंड रेज से ठीक रहेगा. ठीक है ठीक है. You decide that and just let me know the questions. ठीक है सर. मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हैंड रेज करें, उसके बाद माइक ऑन करें अपना. ठीक है. हम नाम लेंगे और फिर आप माइक ऑन कर सकते हैं. ठीक है. हाँ जी, फर्स्ट आ गए हैं. इनका नाम तो आई गेस आईडी है K21217. प्लीज टर्न ऑन योर माइक. Yeah. Sorry. That was a different ID. My name is Murari Mohan. So Parimal sir. So I have been taking this class. I am an NRI. So can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah. So I am an NRI. So recently I have done my KYC by SBI Mutual Fund. Some companies there. So I got the info and my KYC is done. So my question is that. Do I need to open a Demat account to do any share market investment? Like, long investment means long-term one, not the trading. So, is it necessary, or what do you recommend for NRI whose KYC is done? How to invest in the share market? See, for NRIs, even mutual funds are also allowed and stocks are also allowed. So, you will have to open a Demat account for stocks, but for mutual funds, there is no need to open a Demat account. सो जो भी आपने केवाईसी की हुई है वो म्यूचुअल फंड की, वहां से आप म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो. वो आपका ऑनलाइन केवाईसी रजिस्टर हो गया होगा. जिसने भी आपको करके दी होगी, आई थिंक ही विल बी एबल टू गाइड यू ऑन द इन्वेस्टमेंट फ्रंट, वो असिस्टेंस उसमें जो भी फंड हाउस ने. एंड फॉर स्टॉक्स आई थिंक यू विल हैव टू ओपन अ डीमैट अकाउंट. एज एन एनआरआई वो थोड़ा सा नॉर्मली एनआरआईज के लिए टीडीएस जॉब होता है वो. So but you can, so आजकल सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स एंड all are available, so you can open that account. Okay, it means for the mutual fund I can still do yes, without Demat account you can invest in mutual funds. And is it like good market, like for 10 years term? So what is the goal I can think for of? Investments, you should always have a plan. So according to your financial planning, according to your risk profile, according to your investment horizon, you can take a call and invest into stock market. So normally अगर आपका 5+ years का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो ही आपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए. और बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट करोगे आपको आपका एक्चुअल रिस्क प्रोफाइल समझ में आएगा. मतलब आप कैसे रिएक्ट करोगे व्हेन मार्केट्स गो अप एंड गो डाउन, स्पेसिफिकली व्हेन मार्केट्स गो डाउन. सो दैट इज द राइट टाइम व्हेन यू विल रियलाइज योर रिस्क प्रोफाइल और उसके हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट्स करने हैं. सो अगर आप इनिशियली मतलब यू आर लाइक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक मार्केट, इट्स ऑलवेज बेटर टू गो विद ईदर इंडेक्स फंड्स और लार्ज कैप स्टॉक्स. सो वो थोड़ा सा रिस्क प्रोफाइल समझने के लिए इनिशियली वो सही इन्वेस्टमेंट एंगल होता है. ओके, थैंक यू. Piyush, next question. Good afternoon, sir. Good afternoon, Mr. Pradhan. Yes. Sir, what is T+2 days? And sir, what if I buy and sell the stock within T+2 days? See, normally वो आपको देखना पड़ेगा कि जब आपने क्या साइन किया हुआ है, पीओए जब दिया था आपने वो ब्रोकर के साथ. तो नॉर्मली उसके पहले अगर आप सेल कर देते तो कभी कभी वो मार्जिन में पकड़ा जाता है. सो यू विल हैव टू सी. बट आजकल ये जो नए डिस्काउंट ब्रोकर्स है, दे आर गिविंग यू दैट एलोकेशन, क्या यू कैन बाय एंड सेल. सो बाय टुडे सेल टुमारो, ये चीजें वहां पे अवेलेबल होती है जब आप एग्जीक्यूट करते हो वो इसमें. सो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा सबसे, सी आस्क मी अबाउट इन्वेस्टमेंट्स मेजरली. मतलब as an investment, I am an investment manager, मतलब not operations manager, so I might be wrong in that case. but ये जो questions है आपको वो उनके कस्टमर केयर बता सकता है. हाँ, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर. सो ऑपरेशंस में मैं नहीं हूँ, डे टू डे ऑपरेशंस में मेरी टीम देखती है वो पूरा. सो बट एडवाइजरी पार्ट या फिर मनी मैनेजमेंट साइड, स्टॉक्स में मतलब पर्टिकुलर क्वेरी है, मार्केट्स में रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आई विल बी एबल टू आंसर इट प्रॉपर्ली.
So, is there any extra charges applies if I sell the stock? तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, डिपेंड करता है कि वो मार्जिन में हुआ है क्या, मार्जिन में क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है आपका ब्रोकर, वो आपने जो साइन किया होगा ना उस पे। तो आजकल ये डिस्काउंट ब्रोकर काफी मिनिमल परसेंटेज पे वो सारी चीजें अवेलेबल करवा के देते हैं। सो यू विल हैव टू चेक विद योर ब्रोकर, आपका ब्रोकर कौन है उसके हिसाब से वो सॉल्यूशन मिलेगा आपको। Yes, sir. Sir, nowadays IT stocks are selling their stock. I mean, गिर रहे हैं थोड़ा सा। should I invest in IT stock because they are at discount rate? कैसा है कि आईटी स्टॉक्स का अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेज देखोगे, 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल का एवरेज पी रेशियो देखोगे, तो वहां से ये स्टॉक्स 30 से 40% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज जो पैंडेमिक के बाद एक डिजिटलाइजेशन का एक वेव आया है कि, या फिर जो बड़ी कंपनीज है उनको समझ में आ गया कि भाई डिजिटलाइजेशन पे अपने को थोड़ा सा एग्रेसिवली पुश करना पड़ेगा। तो हर एक कंपनी का आईटी बजट्स होते हैं, तो वो आईटी बजट्स वहां पे ऊपर गए, एंड ये जो आईटी कंपनीज है उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले उसमें, एंड दैट्स व्हाई जो चीजें 10 साल में हो सकती थी वो 5 से 7 साल में हो सकती है रिगार्डिंग आईटी स्पेंडिंग फ्रॉम कंपनीज डिफरेंट सेक्टर्स। तो वो उसकी वजह से वहां पे उनका थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड हुआ। अब ये सब चीजों में क्या हो गया कि आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारे जॉब चेंजेस भी शुरू हो गए, और उसकी वजह से सैलरी पैकेजेस, अगर आप देखोगे आईटी कंपनीज में जो काम करते लोग, उनके सैलरी पैकेजेस बढ़ने शुरू हो गए, और ये वेज हाइक की वजह से उनके मार्जिन यहाँ पे खराब हो रहे हैं, एंड दैट इज द प्रेशर करंटली आईटी कंपनीज आर हैविंग। सो बट आई स्टिल फील कि थोड़ा बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन हो सकता है कंपेयर टू लॉन्ग टर्म एवरेज, बट अभी भी थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही ट्रेड कर रहे हैं आईटी कंपनीज, तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच हो सकता है। डू नॉट एक्सपेक्ट वेरी हाई रिटर्न्स जैसे बीच में आए थे आईटी कंपनीज में। सो हैव रैशनल रिटर्न एक्सपेक्टेशन, क्योंकि उनकी जो प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो लोअर डबल डिजिट के अराउंड 10 से 15% के बीच में। आई थिंक दैट इज अ फेयर रिटर्न एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आईटी सेक्टर, अगर आप 5 से 7 साल या 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन लेके चल रहे हो यहाँ पे। Sir, I heard that 80% of revenue of Tata Motors comes from Jaguar and Land Rover. So, is it right? Yeah, so majority of their revenues are coming. Actually, profit तो आ नहीं रहा है उनका, लॉस मेकिंग ही है। So वहां पे बट उन्होंने बहुत सारी कॉस्ट कटिंग मेजर्स लिए हैं, और धीरे धीरे दे आर इम्प्लीमेंटिंग दीज मेजर्स नाउ। So by 2023 they want to be net मतलब free cash flow positive on the total business, consolidated business. So hopefully I think they will be able to achieve that. And plus उनका जो डोमेस्टिक जो बिजनेस है वो भी काफी अच्छा कर रहा है, पैसेंजर व्हीकल हो या फिर कमर्शियल व्हीकल हो। स्पेसिफिकली अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो वहां पे भी एक एग्रेसिवनेस टाटा मोटर्स की तरफ से हुआ है, एक फर्स्ट मोर एडवांटेज उन्होंने लिया है, अच्छा खासा मार्केट शेयर करंटली उन्होंने ईवी सेगमेंट में कैप्चर किया है। आई अंडरस्टैंड वो उतना नहीं रहेगा आने वाले समय में, बट स्टिल आई थिंक टाटा मोटर्स इज गोइंग टू बी अ मेजर प्लेयर इन ईवी सेगमेंट। So, is it a good idea to invest in Tata Motors? गिविंग एडवाइजरी डायरेक्टली विल नॉट बी राइट। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मतलब आपको मतलब आप कन्विक्शन बिल्ड कीजिए वो चीजों में। आई थिंक यू विल बी एबल टू arrive at a right conclusion. It is not right because we are not allowed to give suggestions or recommendations in an e-learning. So, but मैंने एंगल समझा आपको, बाकी आप अगर वो अचीव कर लेंगे वो सारी चीजें जो बोल रहे हैं, so I think future is very glorious for that company. अगर नहीं करेंगे तो that is a challenge. So ये judgment है हमारा इन्वेस्टमेंट करने से पहले. So please don't take it otherwise, but I will not be able to give you direct recommendations on मतलब live session. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Don't take it otherwise. Yes, sir. Yeah. Yes, Piyush, next question. Varun, you can turn on your mic now. Yeah, thank you, Piyush. Sir, actually, I got a doubt. I'm holding some shares for last with a 10 plus years of horizon. Okay. So in that, I mean, if I have to do to avoid loss, I mean, how to do hedging? Because I'm not into that, because I just buy the stocks and keep it for 10-15 years like that. So how is the position and what was the reason you bought those stocks? For a long-term investment. Okay, and when did you buy those stocks? Somewhere in 2012, like that. 12. And are you in profits? Yes, I'm in profits only. And what are the returns you are getting?
Now, if I see my portfolio, it is around 450%. Okay, so I think good. And the reasons behind investing in those companies, did you do research on your part? No, I didn't do any research. I went with the company name and the So are these blue business chip companies? director, like Infosys, ITC. Okay. Yeah. See, I think overall, if you are going with large cap kind of companies, no, so you will not be disappointed. Means majorly large cap blue chip companies are representing our indices like Nifty 50 and Sensex. So, if our GDP growth rate is going to be around 7%, if the inflation is going to be around 4 to 5%, so I think a rational rate return expectation of 10 to 12% should be there. There should not be any problem with that. So, I think overall blue chip companies will not disappoint you. These companies will not be kind of multi-bagger, will not give you multi-bagger returns in 2 years or 3 years, but I think they will keep on multiplying in 5 to 6 years kind of thing, because overall GDP is growing and there is an inflation also. So I don't think anything wrong will go with your portfolio as such if you are holding blue chip companies. अगर लगता है कि stock specific में, but मुझे लग रहा है you have kept them for almost 8-10 years. And what was your reaction in 2020, March 2020? No, I actually, when the share price came down, I had Average. some more also, yeah. Oh, great. I think so. I think you have managed your behaviors also very well. So I don't think, but keep on studying those companies. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए. You are invested and you are not looking at their quarterly results. So मतलब it's good to stay invested for long term, but keep on knowing what exactly is your company doing, how are the quarterly results, what are their what is their vision, what they want to achieve, are they achieving whatever targets they have kept for themselves. तो वो सारी चीजें just keep on doing so that it will make you a better investor. Okay, and sir, एक और doubt है, is it advisable to invest in the US stocks now to hedge against the falling rupee? Yes, definitely. Having some allocation to US stocks is not a bad idea. Definitely. Normally what I have seen, there are cycles, decade-long cycles in developed world and emerging world. ऐसे होते रहते हैं मतलब markets में. तो last decade was like US decade. उसके पहले का जो डिकेड था वो इमर्जिंग मार्केट्स का डिकेड था. सो ओवरऑल ये एवरेज आउट हो ही जाएंगे. So again, the process should be simple. So from hedging point of view, I'll not say hedging, from asset allocation diversification point of view, it could be a good idea. But don't expect कि वहां पे बहुत ही जबरदस्त रिटर्न आएंगे और इन पोर्टफोलियोज भी नहीं आएंगे. I think the return percentage will be same because वहां पे जो ग्रोथ रेट से थोड़े से कम ही रहेंगे. एक बूम रहा है लास्ट स्पेसिफिकली 10 सालों में यूएस स्टॉक्स में, स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में. सो दैट्स व्हाई वी आर सीइंग वेरी हाई रिटर्न्स ओवर देयर. बट हैव रैशनल एक्सपेक्टेशन वैसे ही रहेंगे. मतलब रूपी डेप्रिसिएशन ऑफ 4 to 5% वी कैन नॉट मतलब इग्नोर, वो रहेगा ही. एंड प्लस जो भी ग्रोथ रहेगी वहां पे. सो अगेन 10-12% काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म, वैसे ही साइज भी बहुत बड़ी हो चुकी है उन कंपनीज की अभी. So have rational expectations. So asset allocation diversification point of view से it is a good idea. I will not say hedging बहुत मतलब ऐसा कुछ होगा कि, क्योंकि hedging के लिए तो मतलब ये पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है तो वो पोर्टफोलियो उतना ही ऊपर आना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा. So just have faith in these businesses, and if you are investing for long term, so मतलब शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई हेजिंग करने का कोई ज्यादा मुझे जरूरत लगता नहीं है. Unless the portfolios are very big and it is disturbing you. So until that, just keep on investing and have faith in those businesses and keep on scrutinizing those businesses. That's the main thing. Okay. And so last question, how to identify your multi-bagger stock? See, multi-bagger से ultimately large cap side में तो multi-bagger होना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, but small and mid cap side में see everybody thinks that कि finding multi-bagger is an easy idea. Nobody knows, believe me. मतलब मैंने 12-15 साल का मेरा करियर है. I have seen
आई हैव इन्वेस्टेड इन दो स्टॉक्स एंड दे आर मल्टी बैगर्स, बट जब मैं इन्वेस्ट कर रहा था तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ये मल्टी बैगर होने वाले। सो देयर इज अ फैक्टर कॉल्ड लक आल्सो इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर आल्सो। सो स्मॉल कैप मिड कैप में रिस्क जो एसोसिएटेड होती है इन्वेस्टमेंट्स में वो बहुत ज्यादा होती है। सो इट्स ऑल अबाउट कीप ऑन रीडिंग, ऐसे सेक्टर्स देखिए कि जो आगे जाके आपको लगता है कि इट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, बट वहां पे एलोकेशन लेना फिर एक लक भी पार्ट होता है उसमें कि जैसे 2007 में सबको लग रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इज गोइंग टू बी अ मल्टी बैगर सेक्टर, बट 2008 में पूरा वो बबल बर्स्ट हो गया। तो नोबडी नोज, अब किसी को लगा नहीं था कि बजाज फाइनेंस एक मल्टी बैगर स्टॉक निकलेगा, सिंपल एनबीएफसी कंपनी थी वो। तो नोबडी नोज, सो इट्स कीप ऑन रीडिंग, एनालाइजिंग दोज सेक्टर्स, एनालाइजिंग दोज कंपनीज कि उनके पास कुछ ऐसे सेगमेंट्स में वो मोनोपोली है क्या, वो देखना जरूरी होता है कि जहां पे कोई एंट्री बैरियर से कोई आ नहीं रहा है और अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी हो सकती है। तो ऑल दोज थिंग्स कम इनटू प्ले। सो जस्ट कीप ऑन एनालाइजिंग बिजनेसेस। आई थिंक लक एक बहुत बड़ा पार्ट है मल्टी बैगर स्टॉक्स निकलने में। आई एम गोइंग टू बी मोर प्रैक्टिकल रादर देन मतलब ऐसे जार्गन्स नहीं दूंगा मैं यहाँ पे। सो लेट्स बी मोर प्रैक्टिकल, सो फ्रॉम दैट पॉइंट आई एम सेइंग। Okay, sir. Thanks a lot. Okay. Yeah. Yes, Piyush, next question. Next, Mahesh, you can turn on your mic. हाँ सर, एक क्वेश्चन था। मैं अभी बिगिनर हूँ और अभी मैंने स्टार्ट किया 3-4 महीना हो गया। Okay. तो मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए इस स्टॉक मार्केट की जर्नी में? क्या रीडिंग करना चाहिए या इन्वेस्ट किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट होते हैं इसमें, तो वो सुझाव करना चाह रहा हूँ मैं सर। सो महेश भाई, आप ना पहले जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो आपने फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए चीजों को। पहले समझना चाहिए कि मतलब आप जॉब कर रहे हैं? नहीं सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ और कम बजट भी कम है मेरे पास, 10-20 हजार से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, ओके 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 ओके। अच्छा, तो शुरुआत जो करनी है ना आपको इसमें, तो एक चीज तो समझिए कि बेसिक्स सारे समझ लीजिए। स्टॉक मार्केट रिलेटेड बेसिक्स हो या फिर म्यूचुअल फंड रिलेटेड बेसिक्स हो या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड बेसिक्स हो, तो आपको ये चीज समझनी है कि एग्जैक्टली इक्विटी इन्वेस्टिंग मतलब होता क्या है, इन्वेस्टिंग में अलग अलग एसेट क्लासेस होते क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, इसमें ट्रेडिंग बहुत ल्यूक्रेटिव लग सकती है इनिशियली। ऐसा लगता है कि भाई ये इन्वेस्ट कर दो, थोड़ा सा ऊपर गया तो वो निकाल लूंगा, उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट कर लेंगे, एंड दैट्स हाउ पीपल स्टार्ट स्टॉक मार्केट की जर्नी। सो मुझे लगता है कि वो बहुत गलत हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हो, आपके पास समय काफी हो सकता है, तो ये जो कंपनीज है, जो बड़ी कंपनीज है, जैसे कि आपको नजरों के सामने भी दिखती है, एचडीएफसी बैंक हो या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज हो या फिर एल&टी हो, या फिर सिंपल अगर एफएमसीजी बिजनेस में हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करते हैं या फिर डाबर की बात करते हैं, तो ये जो कंपनीज है, एज ए कंपनी ये समझने की कोशिश कीजिए कि इनके बिजनेसेस क्या है, इनके टोटल रेवेन्यू सेल्स क्या होते हैं, प्रॉफिट्स क्या होते हैं, ये कैसे करते हैं, कौन से सेक्टर्स होते हैं, तो ये आपने देखना है। तो बेस्ट पार्ट का, अगर आपको 10,000 रुपए के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है, तो आपने एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इंडेक्स फंड क्या होता है, जैसे कि सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, तो ये फंड में आपने इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और उस इंडेक्स में कौन सी कंपनीज है वो आपने समझनी है। जो कंपनीज के नाम आपको पहले से पता थे कि अरे हाँ यार ये कंपनी का नाम तो मैंने सुना हुआ है, ये कंपनी का, और मोटा मोटा आपको उनके प्रोडक्ट्स पता है, उनकी सर्विसेज पता है, तो धीरे धीरे आपने उसमें और ज्यादा स्टडी करनी चाहिए कि भाई कंपनी करती क्या है। जिनके जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो उसमें कंपनी क्या बोल रही है। अब रिजल्ट्स में से बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती है, रेवेन्यूज होते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, देन ओवरऑल मार्जिन्स क्या होते हैं वो बताया जाता है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज धीरे धीरे एक आप सीख सकते हो। सो इन्वेस्टमेंट में डायरेक्ट स्टॉक्स में जाके इन्वेस्टमेंट करना आई वुड नॉट सजेस्ट यू। अगर आप बिगिनर हो, इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट विद इंडेक्स फंड, जिसके निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स हो, म्यूचुअल फंड से वहां से आप कर सकते हो, एंड देन उन इंडेक्स में कौन से स्टॉक्स है वो समझने की कोशिश आपने करनी चाहिए। तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत सही होगा आपके लिए। सर अभी जैसे इंट्राडे और जो F&O वाले जो ट्रेडिंग है उनका नाम मैंने बहुत सुना है, तो उसके लिए भी मुझे ट्राई करना चाहिए या फिर मैं बाद में उसको नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल, अगर आप बिगिनर हो ना, तो वो उसमें ट्राई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। सी कैसा है, इंट्राडे हो या फिर F&O हो, ये फुल टाइम जॉब्स है। ये मतलब
फुल टाइम आपका उसमें होना चाहिए. इट इज नॉट अ ट्रेडिंग इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, एंड दैट्स व्हाई मैं रिटेल इन्वेस्टर जो या तो जॉब करने वाले होंगे या फिर बिजनेस करते होंगे, तो ये लोगों ने तो इसमें बिल्कुल नहीं उतरना चाहिए. बिकॉज इंट्राडे हो या फिर फ्यूचर ऑप्शंस हो, ये जीरो सम गेम है. मतलब इसमें कोई जीतता है और कोई हारता है. सो अल्टीमेटली जो हारता है ना, जितना पैसा जो कोई आदमी हारता है उतना ही पैसा कोई जीतता है. 99.99% यही होता है कि जो बेचारे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो लूजर्स होते हैं, और ये जो बड़े मतलब मैनिपुलेटर्स, स्पेकुलेटर्स होते हैं मार्केट में, दे विन देयर. सो इट्स बेटर टू अवॉइड दीज थिंग्स, इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन. ये मेरा एक मतलब मैंने जितने एक्सपीरियंसेस देखे हैं लोगों के, रिटेल इन्वेस्टर्स के, तो नॉर्मली उन्होंने लूज ही किया है. आप बोल सकते हो फ्रॉम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू मैं करना चाहता हूं, सो वो आप ऐसा समझो कि वो फीस है फिर आपकी, आप कैपिटल डालना चाहते हो, एंड यू शुड बी रेडी फॉर दैट. एंड अगर आपको आगे जाके वो सिर्फ पार्ट टाइम ही करना है, तो मेरा बिल्कुल सजेशन नहीं रहेगा कि आपने उसमें जाना चाहिए. वो बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है, बिगिनर्स लक भी होता है उसमें इनिशियली जब जाता है आदमी, बट बाद में इट इज लाइक एन एडिक्शन विच इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल. सो प्लीज, मतलब मेरा तो बहुत स्ट्रांग सजेशन होता है लोगों को कि इट्स बेटर टू अवॉइड दैट एज अ रिटेल इन्वेस्टर. जी थैंक यू सर. यस 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 पीयूष, नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो सर. हेलो, हाय हाय स्नेहल. यस हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने बिग कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, मतलब 5 साल से ज्यादा हो गए और रिटर्न भी अच्छे खासे मिले हैं. लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ सर, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जैसे बैंक इंडस्ट्री है उसमें मतलब मैं RBI सर्कुलर देखता हूँ, बैंक के बारे में जानकारी देखता हूँ, बैंक का मतलब PNL देखता हूँ, सब देखता हूँ. इसके अलावा मतलब आपका जो होता है यूट्यूब चैनल, ये सब वो भी करता हूँ, मैं देखता हूँ डेली. लेकिन इसके अलावा और क्या करना चाहिए, मतलब उनके जो रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स फॉलो करते हो आप? हाँ सर, रिजल्ट्स मतलब वो क्वार्टरली रिजल्ट्स में. हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट जब आते हैं. हाँ यस सर. मैनेजमेंट क्या बोलता है वो भी सुनते हो? नहीं सर, वो नहीं दिखता. तो वो भी देखना शुरू करो. मतलब मैनेजमेंट के जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, उनके अगर कॉन कॉल्स अटेंड करते हो, अर्निंग्स कॉल, तो वो भी आप कर सकते हो. तो इससे क्या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको. और आपके अगर कुछ डाउट्स होंगे तो यू कैन ऑल्सो आस्क टू द मैनेजमेंट, तो वो भी आप कर सकते हो. बाकी ओवरऑल हाँ सर, उनका मतलब एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है. मतलब आई फील कि मतलब कंटिन्यूअसली उसमें होना चाहिए. आपने एक आध 2 क्वार्टर खराब भी हो गए तो डोंट वरी, देयर इज नो नीड टू सेल ऑल्सो इफ यू बिलीव इन दोज बिजनेसेस. तो ऐसा कोई अलग करने की कोई जरूरत नहीं है. बस एक शेयर होल्डर के हिसाब से इन्वॉल्व रहना चाहिए, बिकॉज आपका हार्ड एंड मनी है. भले हम पैसिव इन्वेस्टर है उसमें, बट स्टिल वी शुड नो व्हाट एग्जैक्टली आवर कंपनी इज डूइंग. बिकॉज शेयर होल्डर मतलब क्या होता है, अल्टीमेटली मालिक ही होता है वो. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू नो दैट कंपनी. एंड मैनेजमेंट के कॉल्स भी अटेंड करना थोड़ा सा शुरू करो. हो सकता है इनिशियली थोड़ा सा कम, मतलब वो ज्यादा समझ में ना आया, थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल लगे, बट धीरे 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 वो जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही है उसमें थोड़ा सा और स्टडी करेंगे तो वो भी चीजें समझ में आ जाती है. बैंकिंग सेक्टर में कौन से पैरामीटर्स देखने चाहिए, वो वीडियोस भी हम बनाने वाले हैं सेक्टर वाइज, तो वो भी आप देखिएगा. इस कोर्स में अवेलेबल होंगे वो. सो आई थिंक इट विल गिव यू अ गुड आइडिया. कोर्स मतलब देखा 6 वीडियोस देखे अभी तक. तो यस मैं हर एक 15-16 सेक्टर्स का एनालिसिस कैसे करना चाहिए वो भी सेपरेट आने वाले वीडियोस. सो वो भी आप देखिएगा. आई थिंक इट विल मेक यू अ गुड इन्वेस्टर. और टेक्निकल एनालिसिस पूरा फुल. मैं बिल्कुल, मतलब आई डोंट बिलीव इन टेक्निकल एनालिसिस यार. आई एम मतलब प्योर फंडामेंटल एनालिस्ट. फंडामेंटल एनालिस्ट. तो मेरा ये होता है कि मैं कोई प्राइस ऊपर नीचे जाने की वजह से मैं कोई बिजनेस सेल नहीं करूंगा. फॉर मी अनलेस कि वो बिजनेस ही खराब कर रहा है, मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम है, गवर्नेंस का कोई प्रॉब्लम है, तो ही मैं वो कंपनी बेचूंगा. अदरवाइज मेरे लिए टेक्निकल एनालिसिस मतलब आई डोंट वांट टू बी अ ट्रेडर. सो इन्वेस्टर के लिए फर्क नहीं पड़ता. मतलब इट्स लाइक इट्स माय बिजनेस यार. अगर मैंने इन्वेस्ट किया है तो आई कंसिडर इट एज माय बिजनेस एंड देन आई वुड लाइक टू स्टे इन्वेस्टेड. नहीं कर रहा है तो देन आई विल बाय अनदर बिजनेस, आई विल सेल दिस बिजनेस. सो दैट्स द आइडिया आई हैव. बट प्राइस के मूवमेंट में आई विल नॉट सेल और बाय. मुझे भी मतलब टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस मैं करता हूँ. मतलब टेक्निकल एनालिसिस में मेरे एक बहुत बड़े मित्र है, मुंबई में है, वो काफी मतलब फेमस टेक्निकल एनालिस्ट है. बट मैंने उनको पूछा था यार ये हमेशा तुम्हारे पैटर्न फॉलो होते क्या, तो उन्होंने बहुत मजाक में मुझे आंसर दिया था
उन्होंने बोला अगर पैटर्न फॉलो नहीं होते तो हम नया पैटर्न बोल के उसको डिफाइन कर देते हैं बोले. सो दैट्स टेक्निकल एनालिसिस. सो इट्स बेटर कि नहीं तो नहीं चलेगा. ओके सर, थैंक यू. Okay, thank you, Sneha. Yes, Piyush, next question is from Bhim. Bhim, you can unmute yourself. I think next one is Mr. Abhishek Mishra. Abhishek, you can unmute yourself. सर गुड आफ्टरनून सर. Good afternoon, Abhishek. सर मैं बिगनर हूँ अभी और आपका कोर्स परचेज किया हूँ, जानना चाहता हूँ और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ सर. ओके, सो आई थिंक पहले एक बार पूरा देख लीजिए अभिषेक जी. कोर्स में बहुत सारी चीजें कवर की है हमने, और हमारा जो एक थॉट होता है वो इन्वेस्टिंग का ही होता है. मतलब आप जब भी इन्वेस्ट करते हो, सो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स भी है, स्टॉक्स भी है. बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले सब लोग भूल जाते हैं एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है फाइनेंशियल प्लानिंग. अपना कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है. मतलब अपने इनफ्लोज अंडरस्टैंड करना, अपने आउटफ्लोज अंडरस्टैंड करना, अपनी सेविंग कितनी हो रही है, उस सेविंग को फिर हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स है उसके साथ लिंक करके उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है. एंड फिर वहां पे कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहिए, वो सारी डिटेल्स वगैरह कैसे देखना है, वो सारा अपने कोर्स में अवेलेबल है. तो एक एक वीडियो देखते जाइए. काफी मतलब 50 वीडियोस तो ऑलरेडी आई थिंक लिस्ट कर दिए हैं, एंड आने वाले समय में और आई थिंक 25-30 वीडियोस और हम कर रहे हैं टू मेक इन्वेस्टिंग मोर सिंप्लीफाइड. तो बस फॉलो करते जाइए उसमें, और आगे जाके डाउट्स होंगे तो वी विल कीप ऑन क्लियरिंग. सर अभी कुछ अपने फ्रेंड्स बात कर रहे थे, तो आप उनको बता रहे थे कि कंपनी के डिटेल्स चेक करो, उनका क्वार्टरली प्रॉफिट कितना है. तो ये सब चीजें मुझे कहाँ से पता चलेगा? मुझे कोई ये सारी चीजें जो होती है ना, ये मतलब यहाँ जब कंपनी रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से, बीएसई इंडिया एंड एनएसई इंडिया, तो बीएसई इंडिया पे अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे उनके रिजल्ट्स वगैरह के. एंड प्लस वहां पे एक स्नैपशॉट भी दिया होता है. प्लस वहां मार्केट में बहुत सारी वेबसाइट्स है, जैसे कि हमारी कंपनी की भी वेबसाइट है investindia.in या फिर मनी कंट्रोल वगैरह. तो यहाँ पे भी आपको सारा डेटा मिल सकता है. तो ऐसा मतलब डेटा इज इजीली अवेलेबल, या फिर आप किसी भी इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह पे जाओगे तो वहां पे भी डिटेल्स मिल जाएंगे आपको. तो कंपनी का आप गूगल में जाके या फिर मनी कंट्रोल या फिर बीएसई इंडिया या फिर एनएसई इंडिया की वेबसाइट पे जाके भी कंपनी का नाम डालोगे तो वहां पे पूरे फाइनेंशियल्स वगैरह आ जाएंगे. बट अगर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा आपको चाहिए तो आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर टू गो ऑन ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जो है बीएसई इंडिया या फिर एनएसई इंडिया. वहां पे आपको क्वार्टर वाइज सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. ओके सर, ठीक है सर. मैं अभी जैसे आप बात कर रहे थे ना कि पूछ रहे थे आप जॉब करते हो या पढ़ाई करते हो. राइट. सर मैं जॉब करता हूँ. ओके. और सर मुझे मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, म्यूचुअल फंड या फिर? मेरा हमेशा रिटेल इन्वेस्टर को एक सजेशन होता है, इन्वेस्टिंग जो स्टार्ट करनी है ना वो म्यूचुअल फंड्स के साथ आपने स्टार्ट करनी चाहिए. और धीरे 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 फिर जब आप एक फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल से इन्वेस्टमेंट का एक डिसिप्लिन लगा देते हो, उसके बाद जो सरप्लस रहता है आपके पास वो आपने फिर स्टॉक्स में डालना चाहिए. और स्टॉक्स में डालते वक्त वो पूरा कंपनी समझना चाहिए हमने कि क्या करती है वो कंपनी, और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स करते जाने चाहिए उसमें. सो कभी भी याद रखिएगा जहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो डायरेक्ट स्टॉक्स में, तो वो कंपनी क्या कर रही है आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई किसी दोस्त ने बोला था या फिर टीवी पे मैंने कहीं टिप सुनी थी या फिर मैसेज आया था इसलिए इन्वेस्ट किया. वो कभी नहीं करना चाहिए. समझना चाहिए, बिकॉज शेयर होल्डर ये जो वर्ड है ना, मतलब इट्स लाइक भागीदार. आप वो प्रॉफिट्स के भागीदार हो, तो इन अ वे यू आर ओनर ऑफ दैट कंपनी. तो यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली दैट कंपनी इज डूइंग. तो कंपनी क्या कर रही है समझना बहुत जरूरी है हमें. वो एक थॉट रखोगे आप तो मतलब बहुत कम गलतियां होंगी. और अगर हम बहुत कम गलतियां करेंगे इन्वेस्टमेंट में ना, तो हम अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं इन्वेस्टिंग साइड में. सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आपने कहा कि आप किसी कंपनी को रिकमेंड नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए. बट सर मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो क्या आप कुछ कंपनीज के बारे में म्यूचुअल फंड का बता सकते हैं कि हाँ ये बेटर हो सकता है आपके लिए? टू स्टार्ट विथ मैं ये बोलूंगा कि पैसिव फंड्स जो होते हैं ना, इंडेक्स फंड, जैसे सेंसेक्स के बारे में आपने सुना होगा, निफ्टी के बारे में आपने सुना होगा, तो इनको फॉलो करने वाले, इसमें ही इन्वेस्ट करने वाले इंडेक्स फंड के साथ शुरुआत करने में कोई हर्ज नहीं है अभिषेक जी. तो वहां से आप कर सकते हो. फिर बाद में धीरे 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 जब आपका थोड़ा इंफॉर्मेशन नॉलेज बढ़ता जाएगा उसमें, सो देन यू कैन गो इनटू थोड़े से एक्टिवली मैनेज फंड्स क्या होते हैं,
तो सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं इस कोर्स में। तो आपको अच्छी खासी आइडिया आ जाएगी कोर्स में। बहुत सारे वीडियोस रहेंगे और बहुत सारे ऐसे डाउट सेशन भी मैं लेने वाला हूं, तो वहां पे आइडिया दे दूंगा मैं। अभी मेरा सजेशन है कि एकदम डायरेक्ट पोर्टफोलियोज वगैरह पे जाएंगे नहीं हम। आप थोड़ा सा एक बार पूरा लर्न कर लीजिए उसको, एंड वी आर गोइंग टू बी हियर टू हेल्प यू विद योर डाउट्स। तो वहां पे भी धीरे धीरे आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो ना, आप समझ जाओगे। सो मैं अभी स्टडी IQ पे यूट्यूब चैनल पे भी रेगुलरली आने वाला हूँ, एंड प्लस मेरा भी चैनल है परिमल आडे, तो वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो यूट्यूब पे ही है हम। सो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा वो पूरा कि बट मैं इनिशियली इंडेक्स फंड के साथ स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार समझिए सारी चीजें एंड देन फिर देखेंगे और कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू अभिषेक जी। नेक्स्ट वन इज आशुतोष सोनी जी। हेलो, यस आशुतोष जी, बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून आशुतोष जी। सर, एज अ बिगिनर should I bid on IPOs like LIC? सी आई थिंक IPO में कैसा है, मेजरली अभी आपने देखा होगा IPOs के साथ क्या हुआ जब मार्केट गिरा, स्पेसिफिकली लास्ट 1-1.5 महीने में, 2 महीने में। सो 2021 में बहुत जबरदस्त तरीके से IPO चले, बट जो IPOs बहुत ज्यादा चले वो लोगों को मिले ही नहीं, जो चले नहीं वो सारे मिल गए। सो दैट इज द प्रॉब्लम इन इन्वेस्टिंग इनटू IPOs। मुझे ऐसा लगता है कि देर आर सो मेनी कंपनीज जो ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट में, तो उनका सारा डेटा अवेलेबल है, काफी सालों से वो रिजल्ट्स आ रहे हैं जो हम एनालाइज कर सकते हैं। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि इट्स ऑलवेज अनटिल अनलेस कि IPO कोई बहुत ही बढ़िया लग रहा है आपको कि बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, बट बहुत ही बढ़िया IPO या फिर बहुत ही बढ़िया बिजनेस होता है ना, तो IPO बेचारे किसी को लगता ही नहीं है। सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम। तो मेरा सजेशन ये होता है कि लिस्टेड कंपनीज में इतना सारा मतलब अवेलेबल है अपने पास ऑप्शंस, तो फिर एक आध दूसरा IPO छूट भी गया तो देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। सो बाकी तो लक का ही फैक्टर है, मिलना IPO का एलोकेशन, अच्छे IPO का एलोकेशन मिलना तो लक ही है। सो इट्स बेटर कि मतलब हम मतलब प्रॉपरली एनालाइज करके इन्वेस्टमेंट करके हमारा लक आजमाए, रादर देन लक के साथ ही शुरुआत करें। सो दैट इज द आइडिया। यस सर। एंड जैसे मैंने टोटल 20 कंपनीज पे इन्वेस्ट करके रखा है, मतलब जिसमें 5 में शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 महीने में, मतलब जिससे मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। ओके। और बाकी लॉन्ग टर्म के लिए जो मेरा पोर्टफोलियो है, तो मतलब वो एक तरीके से सही है या नहीं है वो जानना है। 20 कंपनीज को ट्रैक कर पा रहे हो क्या आप? सर कंप्लीटली अच्छे से तो नहीं, बाकी मैं दिन रात में 2 घंटे पूरे मतलब कंपनीज को देता हूँ, कंपनी को देता हूँ। जब इन्वेस्टमेंट किया था इन कंपनीज में, सही में प्रॉपरली डिटेल्ड एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट किया था, या फिर कुछ बायसनेस था, या फिर सिर्फ नाम सुने थे, या फिर दोस्तों ने बोला था, या कहीं सुना था इसलिए इन्वेस्टमेंट किए थे? सर मैंने इसमें 12 कंपनीज पे तो मतलब अच्छे से मतलब देख के किया था, जैसे मेरे पास HDFC वगैरह के भी। अच्छा ठीक है, और बचे हुए 8 का क्या है? 8 का सर मैंने जैसे यूट्यूब पे करंट अफेयर्स के देखता हूँ, तो जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनीज पे किए मैंने। और आशुतोष जी, जो 12 कंपनीज है ना, वो कन्विक्शन है आपका, और बाकी जो है ना ये इंपल्सिव रिएक्शन है आपका। सो ये इंपल्सिव रिएक्शन अपने को अवॉइड करना है स्टॉक मार्केट में। सो बाकी आपका कन्विक्शन जो है वो स्टडी से आएगा। इंपल्सिव रिएक्शन वीडियो देख के थोड़ा सा बायसनेस होता है। तो मेरा सजेशन है, कोई जल्दी नहीं है ना, अपने को पूरे बिलीव नहीं 12 से 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो इज मोर देन इनफ फॉर यू। अगर आप अच्छे से ट्रैक करना चाहिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट के इंटरव्यू सुनने हैं अपने को, मतलब एनालिस्ट मैनेजमेंट के बारे में क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिकली बिजनेस न्यूज चैनल्स पे, वो मैं अवॉइड करने को बोलूंगा। हाँ, बट अगर उस कंपनी के मैनेजमेंट का इंटरव्यू चल रहा है तो वो इंटरव्यू सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो ट्रैक भी करना है कि जो बोल रहे थे वो मैनेजमेंट वाले, वो सही में कर पा रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में, ईयर्स में। और ये कब हो सकता है? जब व्हेन यू हैव लिमिटेड पोर्टफोलियो, नॉट अनलिमिटेड। सो 12 से 15 इज अ स्वीट नंबर फॉर स्टॉक इन्वेस्टमेंट। उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए स्टॉक्स आपके पास। इट इज डिफिकल्ट। फिर वो बायसनेस होता है, फिर वो कन्विक्शन वाले अलग हो जाते हैं, यूट्यूब पोर्टफोलियो अलग हो जाता है। यस, थैंक यू सर। यस, अक्षत इज नेक्स्ट। अक्षत जैन। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अक्षत। सर मैं एक बुक पढ़ रहा था स्टॉक मार्केट रिलेटेड, उस बुक का नाम है फैल्कन मेथड। तो सर उस बुक के ऑथर जो बोल रहे थे कि एक डिविडेंड पेइंग कंपनी अच्छी रहती है,
और मैं लाइक जब आप इंस्टाग्राम पे आपने सुने होंगे कि पोस्ट आते हैं, मतलब तो वहाँ पे कोई मतलब अच्छे इन्वेस्टर्स ऐसा बोल रहे थे कि जो कंपनी डिविडेंड्स नहीं देती आपको उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सर मेरा डाउट है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है कि नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है? सी यहाँ कैसा है कि नॉर्मली डिविडेंड पे कंपनीज क्यों करती है डिविडेंड पे? अब जैसे मिस्टर वॉरेन बफेट बोलते हैं कि आई डू नॉट लाइक हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज, तो उसका रीजन क्या है? इसका मतलब यह है कि कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई जो रिटेन्ड अर्निंग्स है, जो प्रॉफिट कंपनी के पास आया है, वो प्रॉफिट वो वापस दे रहे हैं। सो वो रिटेन नहीं कर रहे उस प्रॉफिट को, बिकॉज दे आर नॉट फाइंडिंग द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। सो दैट्स वन थिंग। अब दूसरी एंगल ये भी हो सकता है कि एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है कि वो बोलता है भाई मुझे बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारा अनसर्टेनिटी भी नहीं चाहिए, बट एक कंसिस्टेंसी अगर है उस कंपनी में डिविडेंड पेइंग की तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो। अगर आप एक कंजर्वेटिव टू मॉडरेट काइंड ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर हो तो आपको डिविडेंड पे आउट्स बहुत अच्छे लगेंगे। बट अगर आप एक एग्रेसिव काइंड ऑफ ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर हो, जहां पे आपको लगता है कि भाई इन्वेस्टमेंट्स जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए वहां पे इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए कंपनी की तरफ से, सो वहां वो रादर देन पेइंग इट आउट, इट्स बेटर दे शुड होल्ड दोज प्रॉफिट्स एंड री इन्वेस्ट, और उस पर ज्यादा रिटर्न्स उन्होंने कमाना चाहिए। तो टोटली डिपेंड करता है ये कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर। बहुत सारे इन्वेस्टर्स है, उनको लगता है कि यार मुझे तो ये पीएसयू स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, 7-8% का डिविडेंड देते हैं, स्टॉक प्राइस ज्यादा ऊपर जाता नहीं, फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट मुझे वो डिविडेंड पे आउट हमेशा मिलता रहता है। अब दूसरा एंगल ये होता है, कोई इन्वेस्टर बोलता है यार मुझे तो ये डिविडेंड पे आउट का क्या मतलब है, स्टॉक तो वहीं रहता है, इट्स बेटर कि मैं ग्रोइंग कंपनी में जहां पे अप्रिसिएशन 15-20-25% का हो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। सो वो अलग होता है। सो नॉर्मली हमने देखा है कि हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज थोड़ा सा स्लो मूविंग रहती है, और जो लो डिविडेंड बट अच्छा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनीज होती है, जो प्रॉफिट्स अपने पास रखती है और री इन्वेस्ट करती है, वहां पे उनकी शेयर प्राइस ज्यादा बढ़ती है। So that is the idea between high dividend paying companies, conservative to moderate investors के लिए रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से होती है, and low dividend yield but high profits वो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स के लिए होती है। तो सर मतलब जो कंपनीज डिविडेंड नहीं पे करती, लाइक मतलब उनका ग्रोथ अच्छा होता है, लाइक ये हाँ नहीं बट ये देखना चाहिए कि प्रॉफिट्स अच्छे कमा रही है, ग्रोथ भी हो रही है प्रॉफिट्स में, बट दे आर नॉट पेइंग आउट हाई डिविडेंड्स। सो इट मीन्स कि जो भी रिटेन्ड अर्निंग्स है वो कैपिटल है ना उनका, अल्टीमेटली इक्विटी कैपिटल ही हुआ, वो वापस री इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे और ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। दैट्स अ पॉजिटिव साइन। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिविडेंड पे नहीं कर रही है बिकॉज प्रॉफिट्स ही नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट, बट प्रॉफिट्स अच्छे हैं बट डिविडेंड पे आउट नहीं हो रहा है, सो फिर वहां पे इट इज लाइक अ ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी, दे वांट टू री इन्वेस्ट दैट मनी अगेन। थैंक यू सर। ठीक है, ओके अक्षर। या नेक्स्ट वन इज मिस्टर भीम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भीम जी। सर हमें दोस्तों के कहने अनुसार जीरोधा में अकाउंट ओपन करा लिया, ओके, लेकिन अभी तो हमें बेसिक भी नहीं पता है, तो थोड़ा सा आप फाइनेंशियल प्लानिंग प्लस बेसिक्स का तो आपका कोर्स है ही हमारे पास। आई थिंक भीम जी वो एक बार आपने कितने वीडियोस देखे अब तक? हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया सर। सो एक बार पूरा कर लीजिए कोर्स, एंड देन फाइनेंशियल प्लानिंग और म्यूचुअल फंड के भी बेसिक्स हम वहां पे डालने वाले हैं, या फिर कुछ वीडियोस तो शायद जा भी चुके हैं वो भी एक बार देख लीजिएगा। एंड देन इन्वेस्टमेंट का जो स्टार्ट करना है, सो इट्स बेटर कि इनिशियली लार्ज कैप कंपनीज के साथ ही स्टार्ट होना चाहिए। मैं तो इनिशियली बोलता हूँ कि इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, एंड देन स्लोली जैसे मैंने पहले भी पहला क्वेश्चन था कि स्टॉक्स कैसे, कौन से स्टॉक्स में स्टार्ट करना चाहिए, तो भाई वो कंपनीज में स्टार्ट कीजिए जो कंपनीज के बारे में आपने सुना है, उनके प्रोडक्ट्स क्या है, सर्विसेज क्या है, ये आपको पता है, तो एटलीस्ट वो एनालिसिस वो समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। एंड अगर लगता है कि नहीं यार ये नहीं पल्ले पड़ रहा है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब आपके पास उतना समय नहीं है एनालिसिस करने का, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू आप म्यूचुअल फंड्स के साथ भी जा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू विल नॉट बी मतलब आपको कोई डिसअपॉइंट नहीं हो गया म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के साथ भी। यस सर, यस सर। और सर ये जैसे मान लो अभी शेयर मार्केट कुछ नीचे गया, तो क्या इसमें इन्वेस्ट करना वही है ना कि सी मेरा आंसर वही रहेगा कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करना इज ऑलवेज बेटर।
और वहां फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल से जाओगे तो इनफ्लो समझ में आएगा, आउटफ्लो समझ में आएगा, सरप्लस क्या है, सेविंग्स क्या है, और वो कितना इन्वेस्ट करना है और किस चीज के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये सारी चीजें जब क्लियर होंगी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लॉन्ग टर्म के लिए तो करना ही है सर, मतलब क्योंकि एफडीज के रिटर्न्स जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो नीचे नीचे आने वाले हैं। अभी आपने देखा ईपीएफ वगैरह के भी इंटरेस्ट रेट नीचे आए, और ये कोई ये गवर्नमेंट आए वो गवर्नमेंट आए, ये नीचे ही आने वाले, बिकॉज डेवलप वर्ल्ड जो है ना, ये जो दुनिया डेवलप हो चुकी है, यूएस, यूके, यूरोप, वहां पे आप देख लीजिए इंटरेस्ट रेट्स कहां से कहां जा चुके हैं। वो भी पहले ऊपर थे, अब वो भी पूरे नीचे जा चुके हैं। तो सेम थिंग इंडिया में भी होगी। तो उसको काउंटर करने के लिए, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए अपने को इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स करने ही होंगे। तो या तो डायरेक्ट स्टॉक्स में होंगे या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में होंगे, बट करना तो पक्का है अपने को, अगर अपने को इन्फ्लेशन बीट करना है तो। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वन इज मनवीर सिंह जी। हेलो, हाँ जी सर। यस यस मनवीर जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, मैं बिगनर हूँ, अभी आपकी वीडियो ये कोर्स देख के स्टार्ट किया है सीखना। ओके। तो सर बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, जैसे कि अभी मैंने डीमैट अकाउंट अभी कुछ नहीं खोला है। ओके। तो हाँ सर, जैसे डीमैट अकाउंट खोलना है तो उसके लिए सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट चाहिए? सेविंग्स दोनों में से कोई भी अकाउंट आप लिंक कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वहां पर डीमैट के साथ दोनों अकाउंट लिंक हो सकते हैं आपके, कोई भी लिंक हो सकता है उसमें, बट करंट अकाउंट कंपनी का है क्या आपके? नहीं नहीं सर, वैसे पूछ रहा था, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं थी, तो इसलिए इंडिविजुअल अकाउंट, इंडिविजुअल है मेरा। हाँ, सेविंग अकाउंट को लिंक कर सकते हो आप उससे। जब भी आप ओपन करोगे ना वो, तो वो पूछेंगे आपको, सारी डिटेल्स पूछेंगे आपके अकाउंट्स पे। अच्छा ठीक है सर। तो और जो म्यूचुअल फंड है उसके लिए हमें डीमैट की जरूरत तो होती नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। म्यूचुअल फंड के लिए डीमैट की जरूरत नहीं। म्यूचुअल फंड के लिए बस एक केवाईसी करना पड़ता है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में जाओगे तो वो आपको केवाईसी करवा के दे देंगे, और फिर बाद में आप ऑनलाइन जाके उनकी वेबसाइट से इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर। सर आपकी वीडियो देखने के दौरान एक टर्म थी डेरिवेटिव, आप उसके बारे में बताएंगे? डेरिवेटिव्स क्या होता है कि मतलब किसी भी चीज का नेक्स्ट एक क्या बोलते हैं उसको, डेरिवेटिव एक्चुअली उसको एक नया रूप उसको लिया जाता है, जैसे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो होते हैं। बेसिक्स हमने कवर किए अपने जो कोर्स है उसमें, तो वहां पे आपको आइडिया आ जाएगी, वो एग्जैक्ट बेसिक से समझाया हमने। बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर उससे जितना दूर रहेंगे आप उतना अच्छा है, मेरा सजेशन रहेगा। ठीक है सर, वो एक बार देख लीजिए, आप कोर्स में पता चल जाएगा। हाँ जी सर, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल, तो सर जो फंडामेंटल आप कह रहे हैं, टेक्निकल तो ट्रेड के लिए है, उससे मतलब कि अगर एज ए इन्वेस्टर फंडामेंटल हमें आना चाहिए, तो उसके साथ हमें टेक्निकल एनालिसिस भी आना ही चाहिए, या कितना? मैं वही बोल रहा ना, अब मैं कम से कम 15 से 16 साल से मैं मार्केट में हूँ, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ सर टेक्निकल एनालिसिस नहीं आया तो भी। मतलब मैं ठीक ठाक, मतलब काफी अच्छा कर लिया है मैंने, तो ऐसा कोई मुझे लगता है जरूरत नहीं। और जो बड़े इन्वेस्टर्स है, सो वहां पे बहुत कम मैंने जो जहां पे नाम हुए उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस पे ज्यादा फोकस नहीं किया है। देयर आर सम बिग गाइज, आई एम नॉट डाउटिंग देम, बट इट्स सी अपना कैसा है कि रिटेल इन्वेस्टर को सक्सेसफुल होने के लिए मुझे ऐसा लगता है टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत नहीं है, वो आप इन्वेस्टिंग से ही कर सकते हो। जैसे ट्रेडिंग मैंने बोला ना, जीरो सम गेम है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। जो हारता है बेचारा वो मैक्सिमम 99.9% टाइम रिटेल इन्वेस्टर ही होता है। अल्टीमेट जो कंप्लीट हो सकता है, कुछ समय वो जीते कुछ, पर नेट जो लूजर होते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो इसीलिए तो मेरा फाइनेंशियल लिटरेसी में आने का ही सबसे बड़ा पॉइंट वो था कि रिटेल इन्वेस्टर्स को अगर सेफगार्ड करना है तो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेल देम द ट्रूथ, बिकॉज वही उनके साथ ही होता है वो। तो एंड 12 से 15% के अगर रिटर्न्स हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में अचीव कर पाएंगे तो हम सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर लेंगे सर। बड़ा पैसा वही करता है, मतलब मैक्सिमम जो बड़े इन्वेस्टर्स है, बड़े फंड मैनेजर्स है, दे ट्राई टू डू दैट। सो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही सही अप्रोच है अपने लिए। हाँ जी सर, फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस या कोई कोर्स वगैरह भी हमें? नहीं, अपने इसमें कवर करेंगे ना, बहुत सारी मेजर चीजें हम सारी कवर करने वाले हैं। पहले हमारा प्लान था एक एडवांस कोर्स भी लॉन्च करने का, बट हमने डिस्कशन हुआ हमारी टीम का और स्टडी आईक्यू की टीम का, तो उसमें हमने डिसाइड किया है कि एक ही कोर्स में आपको सारा नॉलेज दे देंगे, सेक्टर वाइज, कंपनी वाइज, सब कुछ इसी कोर्स में रहेगा। यही कोर्स में आपको सब कुछ 70 से 80 वीडियोस हो जाएंगे टोटल। सो नो नीड टू गो फॉर एनी अदर फर्दर कोर्स, और ये इसमें सब चीजें करेंगे, बाकी सब एक्सपीरियंस है सर, सारा टेम्परामेंट का खेल है। सो वो बिहेवियर मैनेजमेंट में रहूंगा ना आपके साथ, वो आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैं मैक्सिमम बिहेवियर मैनेजमेंट पे ही काम करता हूँ कि लोगों को बस गलतियां नहीं करनी है सर,
तो गलतियां नहीं करेंगे ना, तो बोरिंग प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, बट लोगों को लगता है यार सिंपल थोड़ी होता है इन्वेस्टिंग, उसमें तो कुछ कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए। सिंपल प्रोसेस फॉलो कीजिए सर, यू विल बी अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। हाँ सर, जैसे आप बता रहे थे कि ट्रेडर को तो पूरा मतलब दिन फुल टाइम जॉब है सर, ट्रेडिंग इज फुल टाइम जॉब। हाँ, अगर इसमें अपना इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर के लिए कितना टाइम देना जरूरी है? सी इन्वेस्टमेंट के लिए, सी मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो वो आपने समझना चाहिए, और 12 से 15 कंपनीज फॉलो करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। एंड प्लस ऐसा कुछ डेली कुछ नहीं करना है उसमें, अरे ये न्यूज आ गया यार क्या करे, थोड़ा बहुत निगेटिव न्यूज हर एक कंपनी में आती है सर, अपनी लाइफ में नहीं किया कितनी निगेटिव चीजें होती रहती है, बट वी कीप ऑन प्रोग्रेसिंग, सो दैट्स हाउ द कंपनीज आर आल्सो डूइंग, सो डोंट वरी। बाकी उसमें ऐसा कोई फुल टाइम अरे देखते रहना पड़ेगा एंड ऑल दिस थिंग्स इज नॉट रिक्वायर्ड, बट रिजल्ट जब आते हैं, कंपनी क्या बोल रही है, मैनेजमेंट क्या बोल रही है, स्पेसिफिकली दैट इज द टाइम आपने वो ध्यान देना चाहिए। इसीलिए तो मैं बोल रहा था 12 से 15 स्टॉक्स आर मोर देन इनफ फॉर यू, उससे ज्यादा स्टॉक्स की कोई जरूरत नहीं अपने को, उतने स्टॉक्स अगर हो जाएंगे तो कंफर्टेबल हो जाएगा, और बाकी का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रखिए, वो भी हम कवर कर रहे हैं अपने कोर्स में, तो आई थिंक वहां पे भी आपके बहुत सारे डाउट्स हम क्लियर कर देंगे। ठीक है। सो एज ए बिगिनर हमें स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना? इनिशियली अवॉइड कीजिए, लार्ज कैप भी अच्छा है अपना, लार्ज कैप स्टॉक्स, लार्ज कैप फंड्स, इंडेक्स फंड्स आर बेटर टू स्टार्ट विद। धीरे धीरे जब आप थोड़ा सा और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे इसमें, तो फिर मतलब आपका रिस्क प्रोफाइल आपको समझ में आ जाएगा, चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। देन रिस्क प्रोफाइल एक बार समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना काफी आसान हो जाता है। ठीक है सर। और अब आगे भी आप लाइव सेशन लेते हैं? यस, हर 15 दिन में लाइव सेशन है अपना। हाँ जी, ठीक है सर। थैंक यू सर आज के लिए। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे मनवीर भाई आपको, बिल्कुल लगे रहेंगे आपके साथ मनवीर जी। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यस, who is next? I think Furkan. Yeah, hi sir. Hi Furkan. Yeah, sir. So I wanted to ask, what is a good choice right now? Flexi cap, mid cap, or sir ELSS schemes? Which one is a good means of investing right now? Yes, so I'll give you answer according to the investment horizon. So normally, for 5 to 7 years, if your investment horizon is, then it's always better to go with large cap funds. If your investment horizon is between 7 to 10 years, so it's always better to go with multi-cap or flexi-cap funds. And 10 plus years अगर investment horizon हो, तो फिर small and mid-cap funds में जाना चाहिए. This is the normal thing. अब ऐसा नहीं है कि एक बार invest कर दिया तो देखना ही नहीं है, बस भूल जाएंगे वो funds को, नहीं, ऐसा नहीं है. So every year at least एक बार तो वो पूरा फंड का एनालिसिस हमने करना चाहिए, उसके पोर्टफोलियो का एनालिसिस नहीं करना है, पर उसकी कंसिस्टेंसी का एनालिसिस करना है कि भाई कंसिस्टेंसी है ना उस फंड में, कि बेंचमार्क को बीट कर रहा है क्या, कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है क्या, मेरे एक्सपेक्टेशंस को बीट कर रहा है क्या, ये 3 पैरामीटर्स हमने एवरी ईयर वो देखते रहने चाहिए। एक आध दूसरी बार आउटलायर हो सकते हैं ये फंड्स, बट इट्स ओके, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। बट लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल के प्लस अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो ही इन इक्विटी फंड्स में जाना चाहिए आपने। Okay sir, thank you sir, thank you. Okay, yeah. Next one is Gajanan Patil ji. Hello, hi Gajanan ji, बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक्चुअली आई एम अभी सर्विस पे हूँ मैं बैंक में। अच्छा। 2 साल से जॉब पे हूँ। Okay. और पिछले 4-5 महीने से मैंने म्यूचुअल फंड चालू किया है सर, मतलब इन्वेस्ट करना। बढ़िया। 6,000 पर मंथ कर रहा हूँ। वेरी गुड। तो उसमें से 50% 3,000 इंडेक्स फंड है सर, 2 निफ्टी में है, एक सेंसेक्स में, और जो बाकी के 3,000 है उसमें से एक फ्लेक्सी कैप में है, एक इमर्जिंग ब्लू चिप में है, ओके, और एक स्मॉल कैप में। ऐसा है सर वो 3 इसका एलोकेशन। ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है सर? अभी सर 5-6 महीने हो रहे हैं। नहीं, कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है? लॉन्ग टर्म करना है के लिए करना है सर मुझे, मतलब मिनिमम। ठीक है, अब इससे ज्यादा फंड्स मत कीजिएगा सर, 5 फंड्स मोर देन इनफ है अपने लिए। तो जो भी अभी नया सेविंग होगा ना, तो इसी में ऐड करते रहना है आपको। ओके, ठीक है। और बाकी वो फंड्स का जैसे मैंने बताया आपको कि वो फंड कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है नहीं, बेंचमार्क को बीट कर रहा है कि नहीं, ये देखते रहिएगा 1 साल में एक बार। ओके, ठीक है। इंडेक्स फंड को तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वो तो पैसिव फंड्स है। ठीक है। अच्छा। यस। और बाकी कोई
प्रोफाइल पोर्टफोलियो रिव्यू वगैरह करने का कुछ ऐसा मिलेगा क्या अपने को कोर्स में आगे चल के? एक्चुअली हमारे इस पे हमने हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज ही डेवलप करके रखे हुए हैं हमारी वेबसाइट investor.in पे। तो वो पोर्टफोलियोज में डायरेक्ट मतलब लोग वहीं से इन्वेस्ट करते हैं एंड देन वो हम रिव्यू करते रहते हैं उन पोर्टफोलियोज को। बट ऐसा अभी रिटेल और लेवल पे हमने पोर्टफोलियो ऐसा इसका रिव्यू का सर्विस नहीं शुरू किया है, बिकॉज उतना बैंडविड्थ नहीं है इतना नहीं कर सकते। बट बाकी हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज हमने लॉन्च किए हुए हैं, तो वो हेल्प करते हैं लोगों को कैसे इन्वेस्ट करना है उसमें एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और सर मेरा ये इसका इक्विटी का भी मतलब पोर्टफोलियो करीब करीब 4 लाख के आसपास है। ओके। और स्टॉक भी बहुत है सर उसमें। मतलब जब मैं नया था ना, मतलब ये अपने कोरोना की जब पहली ये थी, राइट, तो उसके बाद मैंने किया था, तो मुझे उतनी आइडिया नहीं था, एकदम जीरो था मैं। तो मैं क्या करता था उस वक्त, एक स्टॉक लेता था, सपोज SBI का एक लिया, तो मैं देखता था वो कि मेरे बाइंग लेवल के नीचे कब आता है, जब आता है तब मैं उसको ऐड करते करते जाता था। नहीं, बट लेने से पहले क्या देखते थे आप? SBI डिसाइड कैसे करते थे? वही सर, जो कंपनी मतलब नाम अच्छा है। नहीं, फाइनेंशियल्स देखते थे क्या कंपनी के? नहीं सर, उतना मुझे तब भी नहीं समझता, अब भी नहीं समझता। अच्छा गजानन जी, अभी भी आप स्टॉक्स में डालते हो पैसे? डालता हूँ सर। अच्छा, स्टॉक का पोर्टफोलियो विज़ाविज़ म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कौन आउट परफॉर्म कर रहा है किसको? म्यूचुअल फंड का तो नहीं है सर उतना, क्योंकि वो अभी अभी चालू किया नहीं। स्टॉक्स में आपने बेसिक इन्वेस्टमेंट कितनी की थी और कितनी वैल्यू है अभी? फिलहाल अभी तो सर मतलब वो लेवल पे है, मतलब जितना मैंने इन्वेस्ट किया, अभी जो मार्केट गिर गया था ना, उसके कारण सर पोर्टफोलियो करीब करीब 8% नीचे आया था सर। आपको स्टॉक्स एनालाइज करने के लिए कितना समय मिलता है सर? टाइम नहीं मिलता सर, वो जो मतलब कितने स्टॉक्स है पोर्टफोलियो में? बहुत है सर, मतलब 45 प्लस है, वो मुझे कम करने हैं, इसीलिए मैं वो बोल रहा था कि रिव्यू करने का कुछ है क्या गजानन जी? कम करने है सर मुझे। मतलब मैं ये एडवाइस नहीं है, बट मैं अगर आपकी जगह होता ना तो मैं पूरे स्टॉक्स बेच देता और जो आपने फंड का शुरू किया है ना, उसमें डाल के रख देता। बिकॉज आपके पास अगर बहुत ज्यादा टाइम नहीं है और आपके पास कोई एडवाइजर नहीं है, तो बेटर टू गो विद म्यूचुअल फंड्स। मतलब मैं अगर आपकी जगह, मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूं आपको, बट मैं बिलीव मी, मैं 15 साल से इस इंडस्ट्री में हूं। तो ये टिपिकल गलतियां हो जाती है हमारी कि हम इम्पल्सिव हो जाते हैं जब स्टॉक्स के बाइंग करते हैं। हम एक बायसनेस होता है हमारे इसमें कि यार हाँ ये अच्छा ही होगा, ये अच्छा है स्टॉक, और कहीं कहीं कुछ सुन लेते हैं हम, लगता है हाँ यार ये। और स्पेसिफिकली अब आप आजकल यूट्यूब पे तो बहुत ज्यादा मतलब मिस इन्फॉर्मेशन बोलूंगा मैं रादर दैन इन्फॉर्मेशन। तो मेरा ये रहेगा सर आपको कि आप फंड के साथ फाइनेंशियल अपना ये पूरा कोर्स अच्छे से देखिएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग वाले जो वीडियोस है ना, वो अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर वो अभी तक नहीं डलवाए गए तो मैं एक बार बात कर लूंगा हमारी टीम से और वो जल्द से जल्द अवेलेबल करवा देंगे। बट फाइनेंशियल प्लानिंग समझ के फिर इन्वेस्टिंग के लिए आइए। स्टॉक्स बेसिक्स एज एन एंगल्स मतलब समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी का स्टॉक्स। बट उसके साथ फाइनेंशियल प्लानिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो वो अपने को ये गलतियां नहीं करने देगा ये चीज। सो अदरवाइज क्या हो जाएगा, अभी आप जैसे मंथली स्टॉक्स में भी पैसे डाल रहे हो सर, मतलब जब मार्केट गिरता है ना 2 या 3%, तो मेरे पास एक्सेस रहे तो मैं डाल देता हूँ सर। तो वो मतलब आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की नहीं है, दैट्स व्हाई वो एक्सेस रहता है आपके पास। हाँ, मतलब कभी रहे एक्सेस, अगर मार्केट गिरता है सर तब डाल देता हूँ। नहीं, मेरा सजेशन है कि आप अगर फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल से जाओगे ना सर, तो वो सही रहेगा। आपकी जो सैलरी है, इनफ्लो है, उसमें से आउटफ्लो निकालने के बाद जो सरप्लस रहता है ना, उस सरप्लस को हमने हमारे फाइनेंशियल गोल से लिंक करना है सर। ये हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगे कि स्टॉक मार्केट बेसिक से मतलब कि हमें यहाँ पे स्टॉक्स में ही डायरेक्ट जाके पैसा बना सकते हैं। सी अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, ये सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हमारा जो अब तक का एक्सपीरियंस रहा है ना, वो हम जो मैक्सिमम लोग जो गलतियां करते हैं ना, वहां उनको अवॉइड करवाना यही एक मेन ऑब्जेक्टिव भी है इस कोर्स का। तो अभी आप ये जैसे प्रैक्टिकल डिस्कशन कर रहे हैं, दिस इज द प्रैक्टिकल डिफिकल्टी पीपल हैव कि यार ये ऐसा ऐसा हो गया, आप क्या करें। तो मैंने आपको जो बताया ना, मैं अगर आपकी जगह होता, मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूं, बट मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इमीडिएटली रिस्ट्रक्चरिंग करता और वो फंड्स में जाता रादर देन स्टॉक्स में, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम। प्लस वहां पे कोई स्ट्रेटेजी नहीं है ऐसी, आप इंपल्सिवली वो चीजें कर रहे हो। चलो मैंने आपको एक बार फाइनेंशियल प्लानिंग करवा के दी और स्टॉक का पोर्टफोलियो रिव्यू करवा के दिया,
बट फिर से वो गलती होने की भी चांसेस है। ओके तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, हमने ये जो हमारे जैसे मॉडल पोर्टफोलियोज हमने लॉन्च किए, तो उसमें भी हम 4-5 फंड्स और स्टॉक्स दोनों बताते हैं लोगों को। इट्स नॉट ओनली स्टॉक्स बट फंड्स भी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको फाइनेंशियल मतलब जो आपकी गोल्स है वो अचीव करना है, नॉट जस्ट यहाँ पे स्टॉक्स ऐड करते जाना है। तो वो एक है। तो आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो ना रेगुलरली, तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। सर एक और एक था मेरा एक डाउट, मतलब मुझे इतना तो ये नहीं था, पर जो थोड़ी नॉलेज आ गई मुझे इसमें, जब मेरे पैसे इतने के आते थे, लॉस तो कुछ हुआ नहीं पर मैंने इन्वेस्ट किए। तो सर एक लॉजिकली मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब एक 5 या 6 सेक्टर अपन ने मतलब अपने हिसाब से देखना कि जो मतलब ग्रो हो सकते हैं, तो उन 5 सेक्टर की जो कंपनियां हैं अच्छी मतलब जिनका परफॉर्मेंस वगैरह अच्छा है, तो उनकी मतलब हर एक सेक्टर से 2 या 3 कंपनी निकालना, ऐसे से 15 या 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना, ऐसा एक मेरा प्लान है सर। स्टॉक्स में 15 स्टॉक्स इज मोर देन इनफ, उससे ज्यादा होनी नहीं चाहिए डेफिनेटली। बट ये जो चीज है ना, आपने जैसे डिसाइड किया, आप जैसे आपने बोला 5 से 6 सेक्टर्स और उसमें फिर 12 से 15 कंपनीज, आप वहां तक रेस्ट्रिक्ट हो सकते हो क्या? क्योंकि आपके सामने जो ऑप्शंस आने वाले हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो बहुत ज्यादा है, वो कंफ्यूज कर सकती है आपको। सो आपको आपका बिहेवियर वहां मैनेज करके आपको वहां लिमिटेड पोर्टफोलियो रखना है। अगर आप ये कर पाओगे तो डेफिनेटली देयर इज नो प्रॉब्लम, बट अगर नहीं कर पाओगे तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो विद म्यूचुअल फंड्स। ये कोर्स की वजह से सर अभी हेल्प होंगी उतनी वो एनालिसिस करने के लिए। नहीं, वही है, मतलब पॉइंट वही है कि इसमें और ये एक्सपीरियंस ही सिखाएगा सर आपको ज्यादा से ज्यादा चीज। तो हम एक आपको ये तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं एक प्लेटफॉर्म, बट उसमें आपका एक्सपीरियंस ही सबसे है, और आपको खुद को कैसे मैनेज करते हो, दैट इज द थिंग। यस, थैंक यू। यस, ओके, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट वन इज वरुण। तो सर ऐसा एक डाउट था, व्हाट्स व्यू पॉइंट ऑन क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म? सी आई थिंक क्रिप्टो पे मैं और गौरव गर्ग जी या फिर मैं और अंकित अग्रवाल जी एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो वहां पे मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा। तो वहां आई डोंट नो, आप मुझे पहले फॉलो करते थे क्या वरुण जी? नो। हाँ, तो मैंने क्रिप्टो पे बहुत सारे मतलब डिस्कशंस में पार्ट रहा हूं। सी, क्रिप्टो एज अ करेंसी, जब वो पहली कंसेप्ट आई थी ना बिटकॉइन, तो दैट वाज रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट, क्योंकि उन्होंने बोला था भाई लिमिटेड सप्लाई होना चाहिए। ये जो मनी प्रिंटिंग कर रहे हैं रिजर्व बैंक्स या फिर सेंट्रल बैंक सारी दुनिया में, तो ये दिस इज नॉट अ राइट थिंग। तो ये मॉनिटरी जो सिस्टम होनी चाहिए लिमिटेड सप्लाई की होनी चाहिए, एंड दैट वाज देयर लॉजिक कि हम ऐसे माइन करते नहीं रहेंगे, एक लेवल के बाद वो बंद हो जाएगा। बट लिमिटेड सप्लाई वाज द बेस्ट थिंग फॉर क्रिप्टो करेंसी। प्रॉब्लम ये हुआ, लिमिटेड सप्लाई ऑफ बिटकॉइन बट अनलिमिटेड क्रिप्टो करेंसीज हो गया आज मार्केट में। सो दैट इज द प्रॉब्लम। और आप तो क्रिप्टो करेंसी कम बोल रहे लोग और क्रिप्टो एसेट ज्यादा बोल रहे। तो मेरा एक सजेशन होता है, अगर कोई भी एसेट के हिसाब से आप उसको बोल रहे हो, यानी कि वो एक बिजनेस है ऐसा बोल रहे, लोग बोल रहे कि देयर आर लॉट ऑफ बिजनेस केस स्टडीज, एंड बिलीव मी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज नॉट क्रिप्टो करेंसी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड एनीवेयर। तो वो एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है अभी मार्केट में। तो पॉइंट ये है कि अगर आप क्रिप्टो वो जो भी उसको आप एक बिजनेस केस स्टडी बोल के प्रेजेंट कर रहे हो, तो मेरा सजेशन है कि अगर वो बिजनेस इतना जबरदस्त है, सो इट्स बेटर टू लिस्ट दैट बिजनेस ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस ना। सो लेट इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन दैट। व्हाट इज दिस क्रिप्टो करेंसी बोल के उसको क्यों अलग तरीके से देखा जाए? इट इज अ बिजनेस केस, सो देन लेट इट बी अ बिजनेस बट नॉट अ स्पेकुलेटिव एसेट। सो दैट इज द पॉइंट। सो यहाँ पे बहुत सारी क्लैरिटी अभी तक आनी है। सो इट्स बेटर, मतलब आप क्या कर रहे हो ये समझना बहुत जरूरी है। कोई बोल रहे इसलिए कर रहे हैं, सो दैट इज नॉट राइट। या फिर बहुत ही आसान है नाम के जो एड्स चल रहे हैं उसके हिसाब से हम कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। सो समझिए क्या कर रहे हैं। अगर समझ के कन्विक्शन बिल्ड हुआ है, पूरी चीज समझ में आई है, रिस्क एसोसिएटेड क्या है वो भी समझ में आई है, तो इन्वेस्ट करना इज राइट थिंग। अदरवाइज इट्स बेटर टू अवॉइड। या हेलो, पीयूष, आई थिंक 1 आवर हो चुका है अपना, एंड ऑलमोस्ट सबके क्वेश्चंस ले लिए हमने जिन्होंने पूछे थे। हेलो,
Hello, sir. पीयूष यस सर। हाँ पीयूष, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने लिए हैं जो होते हैं, तो अब नेक्स्ट करेंगे फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। ओके सर, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। So this was a wonderful session, sir. Thank you. Thank you Furkan, thank you. Thank you, sir. Yeah, Sir, can I ask a yes or no question? yeah, last question. Sir, what about RIS future, sir? As the majority of the revenue comes from the oil petrochemical sector, and the world is going towards the green energy. So, is there a bright future for RIL, sir? सी आरआईएल में अगर आप देखोगे तो दो सब्सिडरी जो जिस तरीके से उन्होंने बिल्ड किया है, जियो एंड रिटेल, अब नाउ दे हैव बिकम प्रॉफिटेबल और सून ये दोनों कंपनीज लिस्ट भी हो सकती है। और वैसे ही उन्होंने अभी 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट दे आर डूइंग इनटू क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। सो वो आप कैश फ्लो तो जबरदस्त है इनके पास, बिकॉज ये ऑयल एंड गैस तो प्रॉफिट मेकिंग है ही उनका। अब दे आर थिंकिंग बियॉन्ड 2030-35, बिकॉज सबको पता है कि ऑयल एंड गैस ये सेक्टर में नीचे आएंगे वो, बिकॉज ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेस में जा रहे सब। सो वो एंगल से अगर आप देखोगे तो एक नया और एक स्टार्टअप ही बोलेंगे हम, क्लीन एनर्जी वाला, जो मिस्टर मुकेश अंबानी ने शुरू किया है, और उसमें ऑलरेडी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वो कर रहे हैं। एंड जिस तरीके से गवर्नमेंट का भी फोकस है, सो फ्यूचर इज लुकिंग क्वाइट गुड। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज में, बिकॉज दे हैव वेरी गुड कैश फ्लोज, और वो वहां पे बहुत सही तरीके से राइट डायरेक्शन में इन्वेस्ट भी करते जा रहे हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टॉक आपकी रडार पे होना चाहिए, नॉट अ डायरेक्ट एडवाइस, बट रडार पे होना चाहिए, नो डाउट। Sir, is the green energy sector comes under the same umbrella of RIL? Which one? Green energy sector. Yeah. So it is coming. So they have launched that new company also, na, Reliance Energy, under that green energy thing. So they are doing everything. So वो विंसर वो कंपनी है ना, उसको लिया है उन्होंने, ये एसपी ग्रुप की, श्यापुर जी पालन जी ग्रुप की। So they are acquiring there. So I think they are making all the right moves in that direction. Yes. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you all. So next live session में मिलेंगे फिर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद।